विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में प्रकरण 7 जैसे हमने पार्ट 1 में उसमें थियरी और छोटे प्रश्नोत्तर की चर्चा किया है। अब इसमें हम छोटे प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उसको हल कैसे करना है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से इसमें। तो यहाँ प्रश्न है 6। ए और बी की पीढ़ी की कुल संपत्तियाँ 1,50,000 है। यहाँ पर कुल संपत्ति आपको कितनी बताई गई? 1,50,000 है, जिसमें 10,000 रोकड़ समाविष्ट है, यानी उन संपत्तियों में 10,000 रोकड़ समाविष्ट है। आगे है कि पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति 1,00,000 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति यानी पूंजी, इसको हम पूंजी भी कहते हैं। तो पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति कितनी है? 1,00,000 है। और पूंजी और अनामत का प्रमाण 4:1 है, यानी इस पूंजी में अनामत भी समाया हुआ है। तो पूंजी और अनामत मिला के कितना अनुपात है? 4:1 है। बी की पूंजी ए की पूंजी की अपेक्षा बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी 20,000 अधिक है, यानी ए की पूंजी ज़्यादा है, बी की पूंजी कम है। तो ए की पूंजी कितनी ज़्यादा है? 20,000, वो ध्यान रखना है। और आगे दिया है कि वसूली खाते की हानि 20,000 हुई है। तो पीढ़ी का विसर्जन हुआ। प्रारंभिक पक्की तलपट बना करके ए और बी की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कीजिए। तो आपको खाली यहाँ क्या करना है कि प्रारंभिक पक्की तलपट बना करके आपको ए और बी की पूंजी निकालना है। तो इसमें ये आपको 3 नंबर का सवाल सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ लें कि शुद्ध संपत्ति है 1,00,000, जिसको हम पूंजी कहते हैं, इसमें अनामत भी है। दूसरा, कुल संपत्तियाँ हैं 1,50,000, उसके अंदर 10,000 रोकड़ समाविष्ट है। अब हम देखते हैं जरा यहाँ पर। तो इसका हल देखिए, इस तरह से होगा। प्रश्न नंबर 6 का हम बनाएंगे प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा। इसमें देखिए कुल संपत्ति हमें कितनी बताए? 1,50,000, उसमें रोकड़ शेष कितना है? 10,000। तो बचा कितना? 1,40,000, यानी अन्य संपत्तियां हुई 1,40,000। क्लियर हो गया आपको? तो ये संपत्ति पक्ष कंप्लीट हो गया। अब हमको पता है कि पक्की तलपट का जो संपत्ति के होता है वही दायित्व का योग होता है। तो ये देखिए दायित्व में भी कितना लिख दिया? 1,50,000। उसके बाद अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध संपत्ति दी गई है। तो शुद्ध संपत्ति आपको 1,00,000 दी गई है, जिसमें अनामत भी समावेश है। तो देखिए यहाँ पूंजी और अनामत यानी कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व यानी शुद्ध संपत्ति। तो शुद्ध संपत्ति कितनी दी गई? 1,00,000। तो देखिए ये रहा 1,00,000 जो है पूंजी अनामत का, बराबर कुल संपत्ति है 1,50,000 टोटल लेकर के, और उसमें दायित्व को हमको पता नहीं है, तो दायित्व निकालना है। तो इसलिए दायित्व बराबर क्या हो जाएगा? 1,50,000 माइनस 1,00,000 बराबर कितना हो गया? 50,000, यानी कि दायित्व कितना होगा? 50,000। तो ये देखिए पक्की तलपट में दायित्व हमने कितना लिख दिया? 50,000। ठीक है। उसके बाद अब पूंजी देखते हैं। अब पूंजी और अनामत कितना है? 1,00,000 है। तो उनमें पूंजी और अनामत का अनुपात है 4:1, यानी पूंजी कितनी है? 1,00,000 का 4/5। तो 1,00,000 गुणे 4/5 करेंगे तो कितना आएगा? 80,000। तो पूंजी 80,000 हो गई। और अनामत कितना है? अनामत है 1,00,000 गुणे 1/5, तो अनामत कितना हुआ? 20,000। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर सामान्य अनामत 20,000 लिख दिया और पूंजी ए और बी का कितना लिख दिया? 80,000। अब यहाँ पर एक और भी कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन देखिए क्या है। यहाँ बोला गया है कि बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी 20,000 अधिक है। तो यानी ए की पूंजी अधिक है। तो इसके लिए अपने एक छोटी सी गणना करेंगे यहाँ पर कि ए और बी की कुल पूंजी हो रही है 80,000, जैसा हमने गणना में देखा। उसमें से ए की अधिक पूंजी कितनी है? 20,000, उसको निकाल दो। तो अब कितनी पूंजी बची? 60,000। तो 60,000 पूंजी बची, तो उसका हमने 2 भाग कर दिया। ए और बी दोनों को समान भाग कर दिया, क्योंकि कोई सूचना नहीं है। तो 30,000 30,000, 60,000 का 2 भाग हो गया। अब जो ए को अधिक मिलना है 20,000, वो हमने ए में प्लस कर दिया। तो ए का कितना था? जो समान हिस्से में पूंजी थी वो 30,000 तो थी, और 20,000 इसकी एक्स्ट्रा पूंजी अतिरिक्त पूंजी है। तो ए की पूंजी कितनी हो गई? 50,000, और बी की पूंजी तो उतनी रहेगी 30,000। तो 50,000 और 30,000 ये पूंजी हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर पूंजी की गणना कर लेंगे और फिर उसको हम ये पक्की तलपट में दर्शा दिए। देखिए पूंजी ए की 50,000 और बी की 30,000, टोटल कितना हो गया? 80,000। तो इस तरह से आप ये
जो है प्रारंभिक पक्की तलपट बना करके ए और बी की पूंजी आपने ज्ञात कर दिया। तो ये आपको यही पूछा गया है इसके अंदर। अब इसी में आपको प्रश्न नंबर देखना है 7 नंबर प्रश्न बोलता है कि प्रश्न नंबर 6 की रकम और प्रारंभिक पक्की तलपट पर से वसूली खाता तैयार करना है आपको। तो वसूली खाता हमको बनाना है। तो यहाँ आपको हिंट दिया, देखिए जरा, यहाँ बोलता है कि वसूली खाते की हानि 20,000 हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि वसूली खाते की हानि 20,000 हुई है। तो अब देखते हैं हम इसकी वसूली खाता बनाते हैं। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 7 में हमने ये बनाया यहाँ पर वसूली खाता। अब वसूली खाता में आपको अभी आप सीखेंगे भी आगे कि वसूली खाता के उधार पक्ष में संपत्तियां बंद की जाती हैं या संपत्ति खाते बंद किए जाते हैं और जमा पक्ष में दायित्व खाते बंद किए जाते हैं। तो देखिए उधार पक्ष में हमने जो पुरानी पक्की तलपट बनाया उसमें संपत्तियां कितनी हैं, 1,40,000। तो इसको हम देखिए वसूली खाते में इसको हमने उधार कर दिया 1,40,000। ठीक है, बार बार आपको वसूली खाते में यही करना है। उसके बाद दायित्व है उसको जमा पक्ष में बंद करना है। तो ये देखिए दायित्व यहाँ पर, तो दायित्व कितना है ये 50,000। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने बंद किया, कहाँ पर ले जा करके वसूली खाता के जमा पक्ष में दायित्व 50,000। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ देखना है कि अगर सूचना है, वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक दायित्व है और सूचना नहीं है तो जो है पूरा का पूरा प्राप्ति या भुगतान हो जाता है। लेकिन अगर सूचना है तो उसके अनुसार प्राप्ति या भुगतान करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दे रखा है सवाल के अंदर, इसके अंदर कि वसूली खाते की हानि 20,000 हुई है। तो वसूली खाते की हानि 20,000 हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको प्राप्ति 20,000 कम हुई होगी, पीढ़ी को प्राप्ति 20,000 की कम हुई होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब प्राप्ति देखिए, अन्य संपत्तियां कितनी है 1,40,000। तो अगर 1,40,000 मिले तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 20,000 हानि हुई है, यानी कि संपत्तियां जो है 1,40,000 नहीं मिली है, कितना मिली होगी 20,000 कम मिली होगी। तो कितना मिली होगी 1,20,000। ये देखिए, और रोकड़ खाते संपत्तियां कितनी प्राप्त हुई 1,20,000। आपको ये भी ध्यान रखना है कि संपत्ति खाता हमने बंद कहाँ किया, उधार में, तो उसकी प्राप्ति के रोकड़ खाते कहाँ बताएंगे, जमा में। उसी तरह से दायित्व कहाँ बंद किया, जमा में, तो उसकी प्राप्ति का उसका भुगतान कहाँ बताएंगे, उसका भुगतान उधार बताएंगे। तो यहाँ पर उधार में पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे 50,000 रुपया। तो ये 50,000 पूरा पेमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले संपत्ति को हमने उधार किया, उधार पक्ष में बंद किया, फिर दायित्व को जमा पक्ष में बंद किया, उसके बाद संपत्ति की प्राप्ति हमने जमा किया और दायित्व का भुगतान उधार में किया। और सूचना थी कि 20,000 की हानि हुई है, तो हमको जो प्राप्ति हुई, पीढ़ी को प्राप्ति हुई, उसमें 20,000 कम बता दिया। 1,40,000 के बदले कितना बताया, खाली 1,20,000। कंप्लीट हो गया। टोटल करेंगे तो ये टोटल हो गया इधर पक्ष का 1,90,000 और इस पक्ष का 1,90,000 लिख करके माइनस करेंगे तो डिफरेंस देखिए आ गया, ये 20,000 रुपये आ गया। और 20,000 आ गया तो उसको हम बांट देंगे। तो ये उधार शेष है, उधार ज़्यादा है जमा कम है, उधार शेष है, इसको हानि कहेंगे। तो पूंजी खाते हानि ए और बी में बांट देंगे। अनुपात की सूचना नहीं है तो क्या हो गया, समान हिस्से में कितना कितना 10,000 और 10,000। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी 3 नंबर में इस तरह पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे आपको दिया है कि प्रश्न नंबर 8 है, विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख हैं। तो कुल संपत्तियां 2 लाख है तो कुल दायित्व भी 2 लाख होगा, दायित्व पक्ष का भी टोटल 2 लाख होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। आगे है जिसमें चालू संपत्तियां 40% हैं। अब इसके अंदर चालू संपत्ति जो है 40% है, उसमें 40,000% में 10,000 का रोकड़ भी है, तो रोकड़ के साथ में 40% है। अब स्थिर संपत्तियों को बेचने से 120% रकम मिली और चालू संपत्ति को बेचने से 80% कम रकम मिली या 80% रकम मिली, तो आवश्यक प्रविष्टि खाली पूछा है आपसे। ठीक है, तो उसकी गणना देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कुल संपत्तियाँ कितनी बताई है 2 लाख, उसमें से 40% चालू संपत्ति है सूचना के अनुसार, तो बाकी कितने बचा 60%। तो 60% क्या है, स्थिर संपत्ति है। तो हमने 2 भाग कर दिया, चालू और स्थिर। तो चालू संपत्ति 2 लाख का 40% कितना हुआ 80,000 और स्थिर संपत्ति 2 लाख का 60% कितना हुआ 1,20,000। आगे हमको एक सूचना और दिया है कि चालू संपत्ति में 10,000 रोकड़ भी है, तो जो 80,000 है उसमें 10,000 रोकड़ भी है, तो उसको अलग कर दिया हमने। तो बचा कितना, अन्य चालू संपत्ति कितनी बची 70,000 बची, तो 70,000 चालू संपत्ति कही जाएगी। अब
आपको बोलता है कि चालू संपत्ति की प्राप्ति कितनी हुई, 80% हुई। तो 70,000 का 80% कितना हुआ, 56,000। यानी कि चालू संपत्ति की प्राप्ति कितनी हो रही है, 56,000 हो रही है। एक दूसरा बोलता है कि स्थिर संपत्तियों की प्राप्ति 120% हो रही है। तो 1,20,000 का 120% करेंगे तो 1,44,000 हो गया। तो इस तरह से आपको दोनों की प्राप्ति निकाल देने का है। तो ये दोनों की प्राप्ति हो गई आपकी। और अब आपको सीधा प्रविष्टि लिखना है। तो प्रविष्टि लिखने के लिए आपको जो खाता है उसी के अनुरूप ही काम करना है इसके अंदर भी। तो ये देखिए प्रविष्टि इसकी इस तरह होगी। सबसे पहले तो इसके अंदर वसूली खाता उधार करेंगे अपने। तो यहाँ पर वसूली खाता उधार, तो यहाँ पर वसूली खाता उधार होगा 1,90,000। और स्थिर संपत्ति कितनी है, 1,20,000। और चालू संपत्ति कितनी है, 70,000। ये पहली एंट्री हो गई। ये देखिए फिर से जरा एक बार यहाँ पर वसूली खाते उधार, क्योंकि वसूली खाते उधार में बंद होता है तो वसूली खाते उधार किया, जिसमें चालू संपत्ति कितनी है रोकड़ को छोड़ करके 70,000। और अस्थायी संपत्ति कितनी है, 1,20,000। दोनों मिला कितना हुआ, 1,90,000। तो इस तरह से ये रकम जो है यहाँ पर हमने दर्शा दिया इसके अंदर। तो वसूली खाते के उधार पक्ष में ये दोनों रकम आ जाएगी। तो इसकी प्रविष्टि हो गई। विवरण में संपत्ति खाता बंद करके वसूली खाते ले गए। फिर उसके बाद है, अब इसको बेचेंगे तो रोकड़ मिलेगा। तो रोकड़ मिलेगा तो रोकड़ खाते उधार करेंगे, रोकड़ आएगी। तो कितना रोकड़ आएगी, तो फिर से यहाँ देखते हैं। तो रोकड़ देखिए आएगी, चालू संपत्ति के लिए कितना मिलेगा, 56,000। और अस्थायी संपत्ति के लिए कितना मिलेगा, 1,44,000। तो दोनों को जोड़ देंगे, 56,000 प्लस 1,44,000, 2 लाख हो गया। यानी 2 लाख रुपया आवक होगी, प्राप्ति होगी। तो जिसकी हम एंट्री करेंगे यहाँ पर, रोकड़ खाते उधार, यहाँ रकम बताएंगे, रोकड़ खाते उधार 2 लाख, 2 लाख। और वसूली खाते का 2 लाख। आपको बार बार ध्यान रखना है, जब भी संपत्ति बेची जाए तो आपको इस तरह से रोकड़ या बैंक खाते उधार कर देने का, वसूली खाता जमा कर देने का। जब जब संपत्ति खाता बंद किया जाए तो वसूली खाता उधार करने का, संपत्ति खाता जमा करने का। ये आपको प्रविष्टि बार बार रिपीट करना होगा और ध्यान रखना है। तो ये आपका सवाल नंबर जो है 8 हो गया। अब इसके बाद छोटे प्रश्न जो 3-3 नंबर के और भी आते हैं वो बुक में आपके दिए हैं, देखते जरा। निम्नलिखित व्यवहारों की पीढ़ी के विसर्जन के संयोग में होने वाली प्रविष्टियां लिखो। अब यहाँ ये जो सवाल दिए हैं ये सब 3-3 नंबर के ही हैं। एक सवाल 3 नंबर का, एक सवाल 3 नंबर का। तो आपको कोई भी इसमें से 1 या 2 सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, पीढ़ी के विसर्जन के समय ख्याति की कीमत 56,000 है, उसकी कोई रकम नहीं मिलती है। यानी पीढ़ी में ख्याति तो दर्शाई है लेकिन उसके उपज के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो इसके लिए प्रविष्टि देखिए यहाँ पर। सबसे पहले तो ख्याति संपत्ति है, अवास्तविक संपत्ति है, उसको बंद कर देंगे। तो इसके लिए हम एंट्री बता देंगे, कितने ख्याति इसके अंदर है, 56,000 ख्याति बताई गई इसके अंदर। तो बताएंगे इसके अंदर वसूली खाते उधार 56,000 और ख्याति खाते का 56,000। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब जब संपत्ति खाता बंद करोगे वसूली खाता हमेशा उधार ही होगा, जब जब दायित्व बंद करोगे वसूली खाता जमा होगा। ये तो आपको दिमाग बैठा लेना है। तो ये हो गया। और विवरण लिख देंगे, ख्याति खाता बंद किया। अब दूसरे के लिए लिखेंगे दूसरी प्रविष्टि में कि उपज संबंधी सूचना नहीं होने से लेखा नहीं होगा। तो दूसरी एंट्री नहीं होगी, पूरा हो गया। तो ये आपका सवाल नंबर 1 पूरा। फिर उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2। दूसरे प्रश्न में आपको पूछा यहाँ पर कि विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान 8 लाख है, विनियोग 2 लाख है, उसके क्रमशः 9 लाख और 1,50,000 मिले। तो दोनों मिला कितने मिले, 10,50,000 मिले। देखिए दोनों का रोकड़ अपने को मिला है 10,50,000। तो सबसे पहले तुम संपत्ति खाता बंद करेंगे तो वसूली खाता उधार करेंगे और दोनों संपत्तियां जमा कर देंगे, 8 लाख और 2 लाख, इस तरह से। तो यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे, यहाँ पर वसूली खाते उधार 10 लाख, दोनों को मिला के 10 लाख, 10 लाख। और उसमें जमीन मकान, तो इसमें जमीन मकान है 8 लाख, तो जमीन मकान खाते का 8 लाख, 8 लाख। और उसके बाद विनियोग खाता है इसमें है, तो विनियोग खाता कितना है, 2 लाख, विनियोग खाते का 2 लाख। ये देखिए जैसे आपको बताया था, संपत्ति खाता बंद कर दिया तो वसूली खाता उधार किया और संपत्ति खाते जमा कर दिया। अब संपत्ति को बेचेंगे तो बेचने से कितना मिला आपने देखा, तो संपत्ति को बेचने से मिल रहा है इसमें
जो है क्रमशः 9 लाख रुपया जमीन मकान का मिल रहा है और 1,50,000 मिल रहा है विनियोग का, दोनों मिला के कितना मिल रहा है 10,50,000। तो रोकड़ खाते उधार या बैंक खाते उधार 10,50,000 और वसूली खाते का 10,50,000। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है, आपको खाली एक बार अच्छी तरह से इसके प्रविष्टियों को ध्यान से देख लेना है बस। फिर देखिए सवाल नंबर तीसरे प्रश्न में दिया है कि पेढ़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख है, जिसमें चालू संपत्ति 40% है और उसके अंदर रोकड़ भी समाया है 10,000। और इसमें दिया है कि चौपड़े कीमत उपज हुई, यानी जितने की संपत्ति है उतनी ही उपज हुई, ऐसा सूचना दिया गया है। तो आप देख लें, पहले तो पेढ़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख हैं, तो उसमें 40% चालू संपत्ति है, तो 40 आपको इसमें संपत्ति अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरी संपत्ति आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि आपको तो स्थिर और चालू दोनों बताना है, खाली आपको रोकड़ अलग कर देना है। तो रोकड़ अलग करेंगे तो 2 लाख में रोकड़ अलग होगा तो कितना हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर 10,000 अलग कर देंगे इसको। तो अब इसमें देखिए, और दर्शाने के लिए 2 लाख में 10,000 गया तो कितना बचा, 1,90,000 हुआ, तो 1,90,000 हुआ। दूसरा 2 लाख का 40% करोगे तो कितना होगा 80,000, 80,000 में 10,000 रोकड़ निकाल दो, 70,000 बचा। तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे। वसूली खाते उधार तो 1,90,000 हो गया 10,000 रोकड़ निकाल कर, और चालू संपत्ति 80,000 हो रही है, उसमें 10,000 रोकड़ निकालोगे तो 70,000 हुआ। और 60% यानी कि 2 लाख का 60% कितना हुआ 1,20,000, ये हुआ स्थिर संपत्ति। तो ऐसी एंट्री आप दर्शा सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वसूली खाते उधार संपत्तियों खाते जमा 1,90,000 सीधा। लेकिन आपको यहाँ अलग परसेंटेज दिया तो दोनों अलग कर लिए, ये कितना परसेंट है 60%, 60% और ये 40%। तो 2 लाख का 60%, 2 लाख का 40%, और खाली रोकड़ हमने अलग कर दिया, तो रोकड़ यहाँ दर्शाते नहीं है, तो रोकड़ यहाँ भी अलग हुआ 10,000, यहाँ भी अलग हो गया। तो इस तरह से संपत्ति खाता बंद हुआ। और फिर क्या कहता है कि चौपड़े कीमत प्राप्ति हुई, यानी जितने की संपत्ति है उतनी प्राप्ति हुई। संपत्ति कितने की है 1,90,000 की, तो 1,90,000 मिल गया। तो देखिए रोकड़ खाते उधार 1,90,000 और वसूली खाते का 1,90,000। देखिए एंट्री आपको बार बार वही आनी है, वसूली संपत्ति खाता बंद किए तो वसूली खाता उधार किए, रोकड़ की प्राप्ति हुई तो रोकड़ खाता उधार के वसूली खाता जमा कर दिए। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस तरह से है, चौथा नंबर, कि यहाँ पर दिया कि बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी विसर्जन के समय बिक्री के 50,000 मिले। अब ख्याति दर्शाई नहीं है लेकिन 50,000 रोकड़ प्राप्त हुई। तो यहाँ पर अब एंट्री देखिए, संपत्ति बंद करने का तो प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि संपत्ति है ही नहीं, वो दर्शाई नहीं है उसके अंदर, तो सीधा प्राप्ति बता देंगे। तो जब जब प्राप्ति होती है तो क्या करते हैं हम, रोकड़ खाते या बैंक खाते उधार करते हैं। तो रोकड़ या बैंक खाते उधार कर देंगे, और प्राप्ति इसमें हुई है 50,000, तो रोकड़ या बैंक खाते उधार 50,000 और वसूली खाते का 50,000, ये सीधा प्राप्ति बता दिए, हो गया। ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे दिया है कि लैपटॉप की कीमत 35,000 है, एक साझेदार 25,000 में ले जाता है। अब यहाँ देखिए इसके अंदर लैपटॉप की कीमत 35,000, पहले इसको बंद करेंगे तो वसूली खाते उधार ले जाना पड़ेगा, और इसका प्राप्ति जो है वो साझेदार यानी इसको ले जाता है। तो यहाँ पर रोकड़ प्राप्ति नहीं हो रही है, वो ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए सबसे पहले इसको बंद करेंगे लैपटॉप को, तो लैपटॉप खाता बंद करने के लिए 35,000 है, तो वसूली खाते ले जाएंगे, तो वसूली खाते उधार 35,000 और लैपटॉप खाते का 35,000। ये देखिए खाता बंद हो गया है, लैपटॉप खाता बंद किया और वसूली खाते ले गए, ठीक है। अब अगर इसको बेचते रोकड़ मिलती तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, रोकड़ खाते उधार वसूली खाते का, जैसे ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ साझेदार ले जा रहा है, तो अगर कोई साझेदार ले जा रहा है तो रोकड़ के बदले क्या लिखोगे आप, साझेदार के पूंजी खाते का, साझेदार के पूंजी खाते उधार। अगर वो रोकड़ नहीं बिक रहा है, संपत्ति बेची जा रही है, कोई साझेदार उसको ले जा रहा है, तो वहाँ रोकड़ के बदले साझेदार का नाम आएगा या साझेदार के पूंजी खाते आएगा। तो साझेदार के पूंजी खाते उधार कितने बेचा उसको ले गया वो, तो 25,000 में ले गया, तो वो कीमत बताओ। तो साझेदार के पूंजी खाते उधार 25,000, वसूली खाते का 25,000 हो गया। खाली थोड़ा चेंज हुआ कि जहाँ हम रोकड़ लिखते थे या बैंक लिखते थे वहाँ पर हमने क्या कर दिया, साझेदार के पूंजी खाते लिख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है, सब वही सवाल फिर से है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद देखिए
अगला सवाल है छठा है, एक साझेदार अपनी श्रीमती की पेढ़ी को दी लोन 40,000 चुकाने का स्वीकार किया है। अब यहाँ देखिए दायित्व है और दायित्व का भुगतान साझेदार करने को तैयार हो जाता है। तो फिर जब साझेदार देगा तो देखिए यहाँ पर जो है श्रीमती की लोन जो अपने लिखी है इसके अंदर, तो इसको साझेदार चुकाएगा। तो श्रीमती की लोन, कितने की लोन यहाँ पर दिया है, तो श्रीमती की लोन है यहाँ पर 40,000। तो श्रीमती की लोन खाते उधार 40,000 पेमेंट हो गया है। और किसके, अपने रोकड़ नहीं चुकाए, बल्कि ये क्या हुआ, साझेदार ने स्वीकार किया। तो यहाँ रोकड़ बैंक नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, साझेदार के पूंजी खाते, जैसे ऊपर था उस तरह से। तो साझेदार के पूंजी खाते का 40,000, तो साझेदार ने ये लोन चुकाना स्वीकार किया। तो साझेदार कहीं भी स्वीकार करे, लेना कोई संपत्ति ले ले, कोई दायित्व ले ले, तो वहाँ आपको साझेदार के पूंजी खाते लिख देना है या साझेदार के पूंजी या चालू खाते दर्शा देना है। ठीक है। उसके बाद अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अपने यहाँ 7वां नंबर आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 7, आयकर की जिम्मेदारी 30,000 चुकानी हुई जो बही में लिखी नहीं है और उसे चुका दिया। अब देखिए यहाँ भी जैसे था ये वाला चौथा नंबर, बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी कितने उसके मिले, 50,000 मिले। तो ये मिल रहा था और यहाँ क्या हो रहा है, 30,000 चुकाया जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, रोकड़ जा रही है तो रोकड़ या बैंक खाते जमा हो जाएगा, वसूली खाते उधार हो जाएगा। तो जब भी ऐसी आवक प्राप्ति हो तो रोकड़ खाता या बैंक खाता उधार करो, और जब भी भुगतान कर दिया जाए तो रोकड़ बैंक खाता जमा कर दो, सामने वसूली खाता आ जाएगा। तो अब इसका पेमेंट कर देंगे हम। आयकर की जिम्मेदारी 30,000 रुपया है, तो इसकी असर देखिए इस तरह से करेंगे। ये देखिए वसूली खाते उधार 30,000 रुपया, 30,000, रोकड़ या बैंक खाते का 30,000 रुपया। सीधा नियम है कि अगर हमको प्राप्ति हो रही तो रोकड़ बैंक खाता उधार करेंगे, भुगतान करें तो रोकड़ बैंक खाता जमा करेंगे, सामने वसूली खाता। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 8वें प्रश्न में देखिए, विसर्जन के समय पीढ़ी के सभी दायित्व और साझेदारों की लोन चुकाने के बाद की वृद्धि, संपत्ति की वृद्धि 1,20,000 है, यानी सब कुछ पेमेंट हो गया है, 1,20,000 जो है बढ़त हो रही है। तो उसके साझेदार ABC लाभांश का अनुपात है 5:3:2, तो उसके निपटारे के लिए प्रविष्टि लिखिए। तो आपको नियम में देखा है कि सब कुछ चुका देने के बाद जो रकम बचेगी साझेदार अपने लाभांश के अनुपात में ले जाएगा। तो ये साझेदारों को पेमेंट कर देना पड़ेगा, चुका देना पड़ेगा इसको। तो 5:3:2 में चुकाएंगे और रकम कितनी है, 1,20,000, 60,000, 36,000 और 24,000। तो देखिए इस तरह चुकाएंगे इसको। ये देखिए वसूली खाते उधार कितना बचा है, 1,20,000। साझेदारों को फायदा हो रहा है तो पूंजी खाते जमा कर दो, A के पूंजी या चालू खाते, B के पूंजी या चालू खाते, C के पूंजी या चालू खाते, तीनों बांट देंगे। इनका अनुपात जो है वो, तो अनुपात में कितना बांटेंगे, 60,000, 36,000, 24,000, 60,000, 36,000 और 24,000, ये हो गया। साझेदारों में उसको बंटवारा कर दिया। तो इस तरह से साझेदार को प्राप्त होने पर साझेदार के पूंजी या चालू खाते जमा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे ले दिया है प्रश्न नंबर 9 में, पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख बताए हैं, वही कीमत मिलती है, यानी जितने का यंत्र है उतना ही अपने को प्राप्ति हो रही है। तो पहले तो जैसे हम संपत्ति खाता बंद करते हैं, फिर से आपको ध्यान में आ गया होगा, वसूली खाते उधार, यंत्र खाते जमा, उसको बंद कर देंगे तो फिर प्राप्ति बता देंगे, रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सबसे पहले वसूली खाते उधार कर दिए और यंत्र की कीमत है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए से और यंत्र खाते का 2 लाख, और अब इसका प्राप्ति बता देंगे, वही रकम मिल रही है तो जितने का है यानी 2 लाख मिलेगा तो रोकड़ या बैंक खाते उधार कर देंगे 2 लाख और वसूली खाते का 2 लाख। अब आपको सिंपल जो व्यवहार है बिल्कुल इजीली आपको आने लगेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद अगला व्यवहार आता है इसके अंदर, वो है व्यवहार नंबर 10। 10 नंबर में देखिए इसके अंदर कोई एक साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकारता है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक के रूप में 20,000 चुकाने का निश्चय किया गया। पीढ़ी ने उसे खर्च पेटे 12,000 चुकाए। तो अब देखिए
सामान्य रूप से विसर्जन खर्च की जिम्मेदारी किसकी होती है? पेढ़ी की होती है। इसको हमने प्रावधान में देख लिया है, यहाँ एक नियम में देखा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि साझेदार जो है जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि विसर्जन खर्च वो चुकाएगा, और उसके बदले में उसको पारिश्रमिक कितना मिलने वाला है? 20,000, और पेढ़ी ने उसको चुकाया कितना? 12,000। तो अब इसकी प्रविष्टि करेंगे तो देखिए यहाँ पर वसूली खाते उधार कितना निश्चित हुआ है? 20,000। तो वसूली खाते उधार 20,000। उसके बाद साझेदार के पूंजी या चालू खाते का, तो साझेदार के पूंजी या चालू खाते का और रोकड़ खाते का, तो रोकड़ कितना हुआ चुकाया गया है? 12,000 पेढ़ी के द्वारा, तो 12,000 उधर सा दिए। अब जो डिफरेंस बचा, कितने का डिफरेंस बचा? 8,000 का। तो साझेदार के पूंजी या चालू खाते डिफरेंस 8,000, ये प्रविष्टि हो गई। तो इस तरह से साझेदार पेढ़ी की विसर्जन की कार्रवाई स्वीकार करता है। जो 20,000 निश्चित होता है, पेढ़ी भुगतान रोकड़ में कितना करती है? 12,000, और बाकी साझेदार के पूंजी खाते। फिर उसके बाद अगला है 11 नंबर में देखिए, पेढ़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20,000, लेनदार 60,000 दर्शाया हुआ है। एक साझेदार 20% कम कीमत पर देनदार लेकर लेनदारों को चुका देता है। यहाँ पर देखिए देनदार लेनदार दायित्व है, देनदार अपना संपत्ति है। तो दोनों का भुगतान और प्राप्ति किसके माध्यम से हो रहा है? साझेदार के माध्यम से होता है। यहाँ रोकड़ या बैंक खाता नहीं आएगा, साझेदार का पूंजी खाता आएगा। सबसे पहले तो हम देनदार और लेनदार खाता बंद करते हैं। तो उसके लिए देखिए प्रविष्टि यहाँ पर देनदार खाता पहले बंद करेंगे। संपत्ति है तो वसूली खाते उधार देनदार खाते का 1,20,000, ये बंद हो गया। 1,20,000 ये खाता बंद हो गया। और उसके बाद लेनदार बंद कर देते हैं। अब लेनदार क्या है? दायित्व है, तो इसको बंद करेंगे तो वसूली खाता जमा करना पड़ेगा। तो इसको बंद करेंगे तो लेनदार है 60,000, तो लेनदार खाते उधार 60,000 और वसूली खाते का 60,000। तो ये दोनों खाते पहले बंद कर दिए। अब तो देनदार में आपको यहाँ दिया, ये खास देखना है कि एक साझेदार 20% कम कीमत पर देनदार ले लेता है। यानी वो देनदार कितने 20% कम कीमत से लेता है। अब देनदार है कितना? तो देनदार देखिए यहाँ पर है 1,20,000, देनदार यहाँ दिया हुआ है। तो 1,20,000 है, 1,20,000 का वो कितना कम देता है? जो है 20% कम कीमत देता है। तो इसका हम 1,20,000 का 20% कम कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा? 96,000 हो जाएगा। तो 96,000 रुपया इसका यहाँ बताएंगे। साझेदार के पूंजी रोकड़ बैंक तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर 96,000 हो गया। साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार और वसूली खाते का 96,000, ये 20% कम कीमत पर ये हिसाब हो गया। उसके बाद आता है लेनदार। अब लेनदार को भी वो साझेदार ही उसको स्वीकार रहा है, तो उसको पूरी कीमत से, क्योंकि उसके बारे में बोला नहीं है, तो पूरी कीमत से यहाँ पर वसूली खाता उधार दायित्व है, तो वसूली खाते उधार पूरी रकम 60,000, और यहाँ भी रोकड़ या बैंक खाते के बदले क्या लिख देंगे? साझेदार के पूंजी या चालू खाते का 60,000। किस तरह से एक ही साझेदार देनदार का निपटारा करके और लेनदार का भी निपटारा कर देता है। तो उससे संबंधित एंट्री हो गई। अब देखिए इसके बाद सवाल नंबर 12वें प्रश्न में RBI 3 साझेदार हैं, लाभान इनका है 3, 2, 1 इनका प्रमाण है, और इनमें से निम्नलिखित बाकियों का निपटारा करो। पहला है सामान्य अनामत 18,000 है, लाभान्य खाते का उधार बाकी, ध्यान रखना लाभान्य खाते का उधार बाकी यानी हानि, तो ये हानि है 12,000, और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 18,000। तो अब देखिए आप, सामान्य अनामत ये भी लाभ है एक तरह से, और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड ये भी लाभ है। तो 18 और 18 कितना हो गया? 36,000। तो इस दोनों को हम एक साथ बांट देंगे, दोनों को मिला करके। और ये हानि, क्योंकि हानि है तो हानि तो उधार करनी पड़ेगी, इसको अलग से करेंगे, 2 एंट्री करेंगे इसके अंदर। तो पहली एंट्री देखिए, इसमें हम सामान्य अनामत खाते उधार यहाँ पर 18,000, और कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार 18,000, और दोनों मिला के 36,000 हुआ। और 36,000 को बांट देंगे 3:2:1, तो 18,000, 12,000, 6,000, 18,000, 12,000 और 6,000। ये देखिए लाभ है, तो साझेदारों के पूंजी खाता सब क्या हो गया? जमा हो गया।
अब दूसरा इसी में लाभांश खाते के उधार शेष, तो लाभांश खाते का उधार शेष इसमें दर्शाया है। तो वो रकम है जो है लाभांश खाते उधार शेष 12,000। तो 12,000 की हानि हुई तो साझेदार के पूंजी खाते उधार हो जाएगा, अनुपात वही रहेगा 3-2-1। तो यहाँ पर 6,000, 4,000, 2,000, 6,000, 4,000, 2,000 और कुल हो गया 12,000। तो ये देखो, हानि का बंटवारा हो गया और ये लाभ का बंटवारा हो गया। लाभ पूंजी खाते जमा हो गया और हानि पूंजी खाते उधार हो गई। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर, छोटे छोटे प्रश्नों की जो श्रृंखला थी इसमें प्रश्न नंबर 5 वो कंप्लीट होता है। अब आता है जो है अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आता है इसमें। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए, इसमें छठे नंबर प्रश्न में भी आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए इसके अंदर। तो उनमें देखिए पहला प्रश्न देखिए इसमें छठे में। अब आपको ऊपर सवाल किए हैं तो इसमें आपको और भी समझ में आएगा। तो देखिए, यंत्रों की बही कीमत 50,000 है जो साझेदार दर्शन 55,000 में ले जाता है। तो उसी हमेशा की तरह इसको भी करेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम संपत्ति खाता बंद करेंगे और फिर साझेदार ले जाता तो साझेदार के पूंजी खाते लिख देंगे। तो 50,000 का यंत्र है जो है, तो पहले बंद करेंगे तो वसूली खाते उधार 50,000 और यंत्र खाते का 50,000। और इसका निपटारा कैसे होता है, तो दर्शन, यहाँ देखो नाम दिया है तो साझेदार की जरूरत नहीं उसका नाम लिख देने का। तो दर्शन के पूंजी खाते उधार, नहीं तो रोकड़ या बैंक खाते लिखते। तो दर्शन के पूंजी खाते उधार कितने में जा रहा है वो 55,000 में, और वसूली खाते का 55,000 हो गया पूरा निपटारा। अब उसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, देनी हुंडी है 15,000, उसको साझेदार विमल चुकाना स्वीकार करता है। यहाँ भी साझेदार स्वीकार कर रहा है तो पहले तो देनी हुंडी खाता बंद कर देंगे, तो वसूली खाता ले जाकर के जमा में ले जा करके, तो यहाँ 15,000 रुपया है। तो देखिए, देनी हुंडी खाते उधार 15,000 और वसूली खाता के जमा में दर्शा देंगे 15,000। और इसे साझेदार स्वीकार करता है तो फिर यहाँ रोकड़ या बैंक खाते जमा करने की जरूरत नहीं है, साझेदार का नाम हो जाएगा। तो वसूली खाते, कीमत के बारे में कुछ बोला नहीं है, पूरी रकम 15,000, विमल के पूंजी खाते का 15,000। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है यहाँ पर तीसरा नंबर, भूतकाल की अपलिखित डूबत ऋण 11,000 में से 6,000 वसूल हुए। तो अब देखिए, डूबत ऋण है तो उसका ऑलरेडी लिखा हो चुका है 11,000 का, वो नुकसान के रूप में हमने अपलिखित कर दिया है। लेकिन अब 6,000 उसमें से मिल रहा है, तो जो 6,000 मिलेगा उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर उपज के रूप में यहाँ दर्शाएंगे। तो हमारी रोकड़ या बैंक खाते आवक हो रही है, ऐसा हम दर्शाएंगे इसको। तो इसकी एंट्री होगी, तो रोकड़ या बैंक खाते उधार कितनी आवक हो रही है 6,000 और वसूली खाते का 6,000, प्रविष्टि पूरी हो गई। फिर उसके बाद है अगला व्यवहार। अगले व्यवहार में है चौथा नंबर। चौथे में फुटकर संपत्तियों की बही कीमत 2,70,000 है और मिले 2,27,000। तो 2,70,000 है और उसमें से 2,27,000 मिले, तो पहले बंद करेंगे इसको संपत्ति खाता, फिर प्राप्ति बता देंगे रोकड़ खाता या बैंक खाता। तो यहाँ पर देखिए, वसूली खाते उधार 2,70,000 और फुटकर संपत्ति खाते का 2,70,000 हो गया। अब प्राप्ति कितनी हो रही है इसकी 2,27,000। तो यहाँ पर साझेदार तो है नहीं, तो रोकड़ या बैंक खाते उधार 2,27,000 और वसूली खाते का 2,27,000। तो इस तरह से यहाँ पर प्राप्ति के साथ में इसको दर्शा दिए। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार, इसमें दिया है दूसरा, 5वां नंबर है, फुटकर लेनदार 60,000 जिसे 25% बट्टा से चुकाया। अब यहाँ भी रोकड़ या बैंक खाते भुगतान हो रहा है, ध्यान रखना है। तो पहले तो लेनदार खाता है 60,000 रुपये का, तो लेनदार खाता उसको हम बंद करेंगे इसके अंदर। तो जिस तरह संपत्ति बंद करते हैं तो वसूली खाता उधार करते हैं, तो दायित्व क्या करेंगे, वसूली खाते जमा करेंगे। और फिर उसको जो है 25% बट्टा से, 25% यानी 60,000 में से 25% बट्टा माइनस कर देंगे तो बचेगा 45,000। तो 45,000 का पेमेंट करेंगे। तो इसकी प्रविष्टि देखिए, सबसे पहले तो खाता बंद करेंगे, दायित्व है तो लेनदार खाता उधार 60,000 रुपये
60,000 और वसूली खाते का 60,000। ये खाता बंद हो गया। और अब जो है खाता बंद करने के बाद इसका भुगतान करेंगे तो 25% बट्टा डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो बचेगा 45,000। तो वसूली खाते उधार 45,000, जावक हो रही है रोकड़ या बैंक खाते का 45,000। देखिए सब छोटे छोटे सवाल है, 3-3 नंबर में आपको इस तरह से रखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे है प्रश्न 6, बही में नहीं लिखे कर 5,000 चुकाए। अब बही में तो लिखा नहीं है तो बंद करने की जरूरत नहीं है, सीधा पेमेंट कर देना है। पेमेंट करेंगे तो रोकड़ बैंक खाता जमा होगा, वसूली खाता उधार हो जाएगा। और रकम कितनी है यहाँ पर 5,000 रुपये। तो छठे व्यवहार में वसूली खाते उधार 5,000, रोकड़ या बैंक खाते का 5,000 और कर का भुगतान किए। फिर अगला व्यवहार है विसर्जन खर्च 5,000 चुकाया। ये भी खर्च है जैसे अभी हाल में देखा, तो यहाँ भी होगा वसूली खाता उधार हो जाएगा और रोकड़ या बैंक खाते जमा हो जाएगा। तो वसूली खाते उधार रोकड़ या बैंक खाते जमा हो जाएगा 5,000। तो विसर्जन खर्च का पेमेंट हो गया 5,000। और उसके बाद है लास्ट व्यवहार एक और है, ख्याति बही में दर्शाई नहीं है परंतु विसर्जन के समय उसके बिक्री के 20,000 मिले। तो जब ख्याति बही में दर्शाई नहीं तो बंद करने का प्रश्न नहीं उठता है, तो सीधा हमको क्या करना है, प्राप्ति बताना है। प्राप्ति में रोकड़ बैंक खाता उधार कर लेंगे, वसूली खाता जमा कर देंगे। यहाँ पर रोकड़ या बैंक खाते उधार प्राप्ति हो रही है 20,000 और वसूली खाते का 20,000। तो इस तरह से आपने देखा कि आज के जो टॉपिक हमने लिए, जो छोटे छोटे प्रश्न लिए, इन प्रश्नों में एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति खाता बंद करेंगे तो वसूली खाता उधार करेंगे, दायित्व खाता बंद करेंगे तो वसूली खाता जमा करेंगे। उसके बाद संपत्ति की प्राप्ति होगी तो वसूली खाता जो है रोकड़ या बैंक खाता उधार करके और वसूली खाता जमा करेंगे। और दायित्व का भुगतान करेंगे तो फिर वसूली खाता उधार करके रोकड़ या बैंक खाता जमा करेंगे। और अगर साझेदार कोई संपत्ति या कोई दायित्व स्वीकारता है तो जहां हम रोकड़ या बैंक खाते लिखते हैं वहां हम क्या लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते। इतना अगर आप शॉर्ट में समझ गए हैं तो आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर भी आप समझिए ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट का वीडियो है, जिसमें हमने पहले में थियरी छोटे प्रश्न वैकल्पिक एक वाक्य उत्तर देखे और दूसरे में हमने छोटे प्रश्न देखे। अगर आप बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि देखें तो आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर बड़े प्रश्न भी दिए हैं स्वाध्याय के अंदर जो छोटी गणनाओं के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम उसको भी हल करेंगे। वो उसके लिए हम पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर विसर्जन साझेदारी पीढ़ी विसर्जन के बड़े सवाल उसमें आपको समझाएंगे। धन्यवाद।